हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 29th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 28th एपिसोड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी स्टार्ट कर दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें से इनकम स्टेटमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था। बैलेंस शीट को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जिसमें से लायबिलिटीज साइड हमने स्टार्ट कर दी है, और लायबिलिटीज साइड में फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है, क्या इसके सब कंपोनेंट्स हैं, वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस 29th एपिसोड में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। यानी आज हम डिस्कस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज और इसके साथ ही करंट लायबिलिटीज। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज की हेडिंग्स क्या हैं, सब हेड्स क्या हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, जिसकी हेल्प से आपका सारा ही सिलेबस कवर किया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी आपको एक स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, आस्क अ डाउट। ये एक न्यू फीचर है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर की है चाहे नहीं की है, आप फिर भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आस्क अ डाउट एक स्पेसिफिक फीचर्स है जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप 6 स्टेप्स फॉलो करके अपने डाउट्स को वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर फिर भी सॉल्यूशन समझने में, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेट करना है, दैट इज क्लास 11th और क्लास 12th। सिलेक्ट करने के बाद आपको आस्क अ डाउट ऑप्शन पे क्लिक करना है। आस्क अ डाउट पर क्लिक करके आपको वो पिक क्लिक करनी है जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट है। पिक क्लिक करने के बाद आपको वो क्रॉप करनी है, जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको क्रॉप करके आप सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन से सब्जेक्ट में से आपको डाउट है। आपको वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको रिलैक्स करना है, कुछ ही टाइम पीरियड के बाद उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये फीचर सभी के लिए फ्री है, जल्दी से जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप और एक्स्ट्रा फीचर्स अवेल करना चाहते हो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको सारे ही लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। डाउट सॉल्व करने के लिए आस्क का डाउट ऑप्शन तो है ही, इसके साथ लाइव लेक्चर्स में भी आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप लाइव लेक्चर्स के दौरान वो क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं और हम उसको डिस्कस करेंगे। आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और जितना भी सिलेबस है उन सबके रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और लाइव टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, और सब्जेक्टिव टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं जिनको इवेल्युएट करके आपको प्रोवाइड किया जाता है आंसर। तो अगर अब तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर नहीं किए तो ये प्लान्स आपके सामने अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको अवेल कर सकते हैं।
और आपको बता दें कि अगर आप फरवरी में ये प्लान अवेल कर रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये कोड यूज कर लीजिएगा Jolly10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन परचेज करने के टाइम पर। चलिए, सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर से। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ये बिजनेस की वो लायबिलिटीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस को रीपे करनी होती है, यानी ये एक तरह से लॉन्ग टर्म डेट है। जैसे शेयर होल्डर्स फंड को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सिमिलरली नॉन करंट लायबिलिटीज को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी आज के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें नॉन करंट लायबिलिटी हमारा मेजर हेड होगा, और ये उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, सब हेड्स। तो नॉन करंट लायबिलिटी में फर्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आई होप कि आपने लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही बेनिफिट मेरे को भी होगा और आपके फ्रेंड्स को भी होगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंस का अरेंजमेंट बोरोइंग्स करके भी किया जा सकता है। तो कोई भी अमाउंट जो लॉन्ग टर्म के लिए रेज की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगी। लॉन्ग टर्म का यहां पर मतलब है अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। मेजरली इसमें क्या काउंट होता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड टर्म लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। सो इनमें से अगर कोई भी हेड आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका मेन हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और इसका सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर काउंट किए जाते हैं। नोट में हमें कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी ऐसी बोरोइंग्स हैं जिसकी पेमेंट आपने करंट ईयर में करनी है, जैसे पिछले 10 साल से आपने लोन लिया हुआ था, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में काउंट की जाएंगी। लेकिन अब 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आज के प्रेजेंट ईयर में, करंट ईयर में आपने वो पैसे वापस करने हैं, तो वो कौन सी लायबिलिटी होगी? अब अगर आपने करंट ईयर में पेमेंट करनी है तो वो आपकी करंट लायबिलिटी के अंडर काउंट किए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। बेसिकली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है वो पेमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन ने पे करनी है टैक्स अथॉरिटीज को, क्योंकि टैक्स पे करना कंपलसरी है। तो अगर कोई भी पेमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाएगी या करनी है अभी, उसको भी हम किस में काउंट करेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, और थर्ड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कुछ ऐसी लायबिलिटीज जिसको हम प्रीवियस हेड में कवर नहीं कर पाए, जैसे ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल तो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लेकिन यहां पर हम किसको रेफर कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म, जिसकी टाइम पीरियड 12 महीने से ज्यादा है। यानी अगर किसी भी सप्लायर को हमने पेमेंट आफ्टर 12 मंथ्स करनी है, 12 महीने के बाद करनी है, तो वो किस में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंडर। ऐसे ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस शेयर्स की और डिबेंचर्स की जब रीपेमेंट करनी होती है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, जिसके बारे में उनको प्रेजेंट में ही पता होता है।
जैसे राइट नाउ करंट ईयर में कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 1 लाख और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आफ्टर 5 इयर्स हम आपको 1,20,000 वापस करेंगे। तो कंपनी को अभी से पता है कि आफ्टर 5 इयर्स उनको 20,000 एक्स्ट्रा रिटर्न करने हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये भी एक बिजनेस की लायबिलिटी है और क्योंकि टेन्योर 5 इयर्स का है तो इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ये काउंट किए जाते हैं। तो अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हैं या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो ये कहां पर काउंट होंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज के अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंडर। ऐसे लास्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कई बार क्या होता है एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मेंटेन करनी पड़ती हैं। फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है उसमें होने वाली लायबिलिटीज को मीट करने के लिए एक बिजनेस को कुछ प्रोविजंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक तरह से नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर ही काउंट होगा क्योंकि ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म की है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उसको रिटायरमेंट्स के बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तो ये एक तरह की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। अगर किसी प्रोडक्ट की वारंटी दी है तो वारंटी क्लेम्स के अगेंस्ट आपको प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ेगी जो कि लॉन्ग टर्म है। अगर गारंटी प्रोवाइड की है तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजन। एंड लास्ट में प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव्स। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर ये प्रोविजंस 12 महीने से ज्यादा टाइम की हैं तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएंगी। यानी इनका मेन हेड क्या होगा? नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म की होती हैं, 12 महीने से कम की प्रोविजन है, तो इसको हम करंट लायबिलिटीज में काउंट करेंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज। जैसे शेयर होल्डर्स फंड था, नॉन करंट लायबिलिटीज थी, सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज को भी हम मेजर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी करंट लायबिलिटी हमारा क्या कहलाएगा? मेजर हेड, और ये जो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये चारों इसके क्या होने वाले हैं? सब हेड्स। मतलब एग्जाम में अगर आपको हेड्स और सब हेड्स डिफाइन करने हैं तो आपको उनका मेजर पोर्शन पता होना चाहिए। जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड के मेजर पोर्शन क्या है? फ्री शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ऐसे ही आपको नॉन करंट लायबिलिटीज के भी मेजर 4 हेड्स पता होने चाहिए जो अभी हमने डिफाइन किए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म ये चारों डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये मेजर अगर हेड्स आपको याद रहते हैं तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। चलिए सिमिलरली अगर हम करंट लायबिलिटीज की बात करें तो इसके भी मेजर 4 हेड्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इनको भी थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इनके प्रैक्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं वो अमाउंट जो कंपनी ने रेज किए और उसकी पेमेंट 12 महीने के बाद की जाएगी। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अमाउंट रेज कर सकती है जिसकी पेमेंट विद इन 12 मंथ्स की जाती है, यानी करंट ईयर में ही अमाउंट रेज की और करंट ईयर में ही वो रिटर्न भी करनी पड़ेगी। तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर। जैसे लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज पेबल विद इन 12 मंथ्स, डिपॉजिट्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको याद रखना होगा क्या था? पब्लिक डिपॉजिट्स, और यहां पर अकेला डिपॉजिट्स है। और ऐसे ही अदर लोन्स एंड एडवांसेस। क्वेश्चन में आपको अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, जैसे आपको दे दिया अदर लोन्स एंड एडवांसेस में
वो लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है नहीं बताया, तो आप उसको लॉन्ग टर्म ट्रीट कर सकते हैं। बस आपको नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि हमने क्या एज्यूम किया है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में काउंट करते हैं। लेकिन अगर वो शॉर्ट टर्म है, विद इन 12 मंथ्स आपको स्पेसिफाई किया गया है, तो आपको ट्रेड पेबल जो हैं वो करंट लायबिलिटीज में ही काउंट करने हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस सीधा पूछ लिया कि ट्रेड पेबल्स किस में आएंगे, तो ट्रेड पेबल्स हमेशा शॉर्ट टर्म के ही होते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो आपको हमेशा ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज के अंडर ही काउंट करने हैं। यानी इसका मेन हेड क्या होगा? करंट लायबिलिटीज। इसमें दो मेजर चीजें इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट, क्रेडिटर्स, जिनसे उधार लिया है, जिनको पैसे वापस करने हैं, जो सप्लायर हैं, या फिर बिल्स पेबल। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? ट्रेड पेबल। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है अदर करंट लायबिलिटीज। वो सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो प्रीवियस हेड में कवर नहीं कर पाए हम, वो सब इसमें काउंट की जाएंगी। जैसे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एक लॉन्ग टर्म उधार ले रखा है हमने, लेकिन अब उसकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है, उसकी पेमेंट हमने करंट ईयर में करनी है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं, करंट लायबिलिटी में काउंट करते हैं, और इसका सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटी। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। यानी इंटरेस्ट हमने पे करना तो है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी का मंथ चल रहा है, अमाउंट ड्यू होगी मार्च में, अभी ड्यू नहीं हुई है, ड्यू होगी मार्च में, लेकिन है तो लायबिलिटी ना, पता है हमें मार्च में पे करनी है, तो वो कहां पर आएगी? करंट लायबिलिटीज में। सिमिलरली इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, यानी इंटरेस्ट जो हमने पे करना है वो ड्यू भी हो चुका है। यानी कि फरवरी मंथ चल रहा है, फरवरी मंथ में हमने इंटरेस्ट देना है, और ये हमारी करंट लायबिलिटी है, फरवरी मंथ चल रहा है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन दिया नहीं गया अभी, तो ये भी करंट लायबिलिटीज हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कई बार एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल जाती है जिसको कुछ टाइम पीरियड के लिए रिफंड नहीं किया जाता, तो ये भी एक तरह से लायबिलिटीज है। अनपेड मैच्योरिटी डिपॉजिट्स, यानी हमने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया था, उसको वापस करने का टाइम आ चुका है लेकिन वापस नहीं किया। सिमिलरली डिबेंचर्स हमने लिए थे शॉर्ट पीरियड के लिए, अब उनको वापस करने का टाइम आ चुका है लेकिन अभी तक हमने डिबेंचर्स के पैसे वापस नहीं किए, तो अनपेड मैच्योरिटी डिबेंचर्स। कॉल इन एडवांस, जो पैसा हमें एडवांस में मिल चुका है शेयर के अगेंस्ट, वो भी कहां पर आएगा? करंट लायबिलिटीज के अदर करंट लायबिलिटीज में। और इसके अलावा अदर जो भी शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस हैं वो सब इसी में काउंट होंगे, जो अभी तक पे नहीं किए गए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जैसे फ्यूचर की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को बियर करने के लिए कुछ प्रोविजन क्रिएट की जाती है। सिमिलरली फ्यूचर की शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को बियर करने के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सो ये थे हमारे आज के मेन हेड्स और सब हेड्स। आज के मेन हेड्स और सब हेड्स में हमने मेजरली नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को इंक्लूड किया। अब हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच जो है बैलेंस शीट की वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल्स ट्राई कर लेते हैं, लेकिन आई होप कि आप लाइक जरूर कर चुके हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर चुके हो। अगर नहीं किया तो कर दीजिए ना, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। चलिए तो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं अंडर विच हेड्स आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3। तो हमें हेड्स और सब हेड्स दोनों एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट।
यानी इसका हेड और सब हेड हमें एक्सप्लेन करना है। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट ये हमने शेयर होल्डर्स फंड में अंडरस्टैंड किया था, यानी इसका मेन हेड शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में जो शेयर फोरफिट कर दिए जाते हैं वो हम शेयर कैपिटल में ऐड कर देते हैं, यानी ये सब हेड क्या होगा, शेयर कैपिटल। और साथ में आपको मेंशन करना होगा कि ये नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड किया जाता है। चलिए, ऐसे सेकंड हमारे पास है प्रपोज्ड डिविडेंड। देखिए, बेसिकली प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि डिविडेंड सिर्फ प्रपोज किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, अभी दिया नहीं है, यानी ये एक तरह की लायबिलिटी है। और डिक्लेयर करना मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि कंपनी डिविडेंड देगी ही, तो ये तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हुई ना, विच मे और मे नॉट अराइजेस, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये नोट्स टू अकाउंट्स में शो की जाती है। चलिए, ऐसे ही थर्ड हमारे पास आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखिए, अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जिसको डिविडेंड देना था वो अभी तक डिविडेंड लेने आया ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहां पर है उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, यानी ये बिजनेस की लायबिलिटी है। और क्योंकि ये करंट ईयर से बिलोंग करती है, इसका मतलब ये कहां पर शो की जाएगी, इसका मेजर हेड क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। लेकिन करंट लायबिलिटीज में ये कहां पर आएंगी, करंट लायबिलिटीज में तो फोर हेड्स हैं। क्या ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हैं, या फिर ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, या फिर ये अदर करंट लायबिलिटीज हैं, ये अदर करंट लायबिलिटीज हैं। अदर करंट लायबिलिटीज। फोर्थ हमारे पास आता है एरियर्स ऑफ फिक्स्ड एक्यूमुलेटिव डिविडेंड, यानी एक्यूमुलेटिव डिविडेंड मतलब पिछले कुछ सालों का डिविडेंड एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है, दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये कुछ कंफर्म्ड नहीं है, यानी ये भी नोट्स टू अकाउंट्स में ही आएगा, इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। चलिए, ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिव मेजर हेड्स अंडर विच द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगेन हमें इसके हेड्स और सब हेड्स एक्सप्लेन करने हैं। तो यहां पर हम मेजर हेड्स इंक्लूड कर देते हैं और यहां पर हम सब हेड्स मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ट्रेड पेबल्स। अब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी ये ट्रेड पेबल्स शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है तो लायबिलिटी, या तो नॉन करंट में आएंगे या फिर करंट लायबिलिटी में। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो आपको हमेशा इसको करंट लायबिलिटीज में ही इंक्लूड करना है, तो ये करंट लायबिलिटीज में आएंगे। करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड्स हैं, उसमें से किस में, ट्रेड पेबल में, क्योंकि ट्रेड पेबल है। चलिए, ऐसे सेकंड हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन टैक्स के रिगार्डिंग है, यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो ये भी किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में, और सब हेड क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए, ऐसे थर्ड हमारे पास आता है सरप्लस। अब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो शेयर होल्डर्स फंड का मेन पार्ट है, यानी इसका मेजर हेड क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में ये कहां पर आएगा, शेयर कैपिटल में या रिजर्व एंड सरप्लस में, ऑब्वियसली रिजर्व एंड सरप्लस। और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए हमें ये माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ हमारे पास है अगेन सरप्लस, लेकिन इस बार पॉजिटिव बैलेंस है, यानी आएगा तो ये शेयर होल्डर्स फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में ही, लेकिन इसका बैलेंस इस बार क्या होगा, पॉजिटिव। लास्ट में हमारे पास अगेन प्रपोज्ड डिविडेंड है, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है,
और वो कहां पर शो किया जाएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें भी हमें मेजर हेड्स और सब हेड्स ही एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है कुछ बताया नहीं, तो हम इसको लॉन्ग टर्म ही मानेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो डिबेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही कंपनी इशू करती है, अमाउंट बोरो करने के लिए। यानी इसका मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा और इसका सब हेड क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, प्रोविजन नहीं बोरोविंग्स, क्योंकि ये अमाउंट बोरो की गई है ना। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट्स ये भी सिमिलरली नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि जो आम जनता है ना, उसने कंपनी को पैसा दिया है, डिपॉजिट किया है अपना पैसा कंपनी के पास, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनकी नॉन करंट लायबिलिटी है, ये उनकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, तो ये भी किस में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब रिजर्व है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स फंड में, और शेयर होल्डर्स फंड में कहां पर आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। फोर्थ हमारे पास है कैपिटल रिजर्व। अगेन ये भी रिजर्व है, तो ये भी शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। सब हेड क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट हमारे पास है फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ये अभी हमने एक्सप्लेन किया था। शेयर फोरफिटेड अकाउंट का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। सो शेयर होल्डर्स फंड में ये कहां पर आएगा? शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में ये कहां पर शो करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। चलिए ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब हमने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना है, तो इसका मतलब करंट ईयर में ही पे करना है, तो ये करंट लायबिलिटी हुई। करंट लायबिलिटी में कौन सी लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स, या फिर अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ऑब्वियसली ये अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आएगा, यानी अदर करंट लायबिलिटीज में काउंट किया जाएगा। सेवेंथ हमारे पास है बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल तो वैसे नॉर्मली करंट लायबिलिटी में ही होता है, और करंट लायबिलिटी में ये कहां पर आएगा? ट्रेड पेबल में, क्योंकि ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं। एट्थ हमारे पास है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने एडवांस दे दिया, यानी ये एक तरह की लायबिलिटी हुई। अब इसको हम कहां पर शो करेंगे? ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी में, क्योंकि शॉर्ट टर्म की है। करंट लायबिलिटी में किसके अंडर? इसका सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटीज। चलिए ऐसे ही नाइन्थ हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स ऑब्वियसली कहां पर आता है? करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज में कहां? ट्रेड पेबल में। लास्ट हमारे पास है टेंथ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म का होता है, तो किस में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर किसके अंदर? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। क्योंकि बेसिकली ना ही ये हमारी बोरोविंग्स हैं, बोरोविंग्स तो हम डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम पर काउंट करते हैं, ये तो रिडीम करने के टाइम पर पैसे वापस करने हैं उसके रिगार्डिंग लायबिलिटी है, प्रोविजन भी नहीं है ये, तो इसलिए कहां पर काउंट करेंगे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। चलिए तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो और अपने आंसर्स कमेंट में बता सकते हो। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो इसको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये इजी के मार्क्स हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको हेड्स और सब हेड्स याद करने हैं।
All the very best. Have a nice day and great day.